आज के फेसबुक लाइव का हम लोगों ने विषय रखा है आरएसएस मोदी सरकार और अपंग अधिकारहीन भारत। और ये विषय जब रखा गया तो ये दिमाग में थी ये चीज कि भारत की वो तस्वीर पेश की जाए जिस तस्वीर को पेश करने से अमूमन मीडिया या हमारे फेसबुक फ्रेंड्स बसते रहे हैं। लेकिन अचानक ये देखा कि पिछले 2 दिन से मीडिया ने एक नया कैंपेन शुरू किया और उस कैंपेन का लक्ष्य यह है, ये बताया जाए कि मोदी की जान को खतरा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी की जान के लिए न पहले कोई खतरा था, न आज कोई खतरा है, न उस पंजाब के दौरे के दौरान कोई खतरा था। अगर मोदी के लिए कोई खतरा है तो मोदी के सिर्फ अपने लोग हैं जो मोदी को गलत सलाह दे रहे हैं। मोदी को अगर सचमुच में भारत की जनता की सेवा करनी है तो अपने लोगों से पहले निपटना होगा। पंजाब में पिछले 7 साल में एक भी बीजेपी के नेता की पिटाई नहीं हुई। इतना बड़ा किसान आंदोलन 1 साल से अधिक समय तक चला जिसमें लाखों किसानों ने हिस्सा लिया। किसी भी बीजेपी के नेता की पंजाब में कोई हत्या नहीं हुई। रही बात प्रतिवाद की, तो किसानों को प्रतिवाद का पूरा हक है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अपनी चुनाव सभा करने का हक है, किसानों को, पंजाब की जनता को यह पूरा हक है कि वह नरेंद्र मोदी को मीटिंग में जाने से रोकें। यह कहां लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी सभा करने जाएंगे तो लोग प्रतिवाद नहीं करेंगे? नरेंद्र मोदी लगातार यही कोशिश करते रहे कि जब वे मीटिंग के लिए जाएं तो उनकी सिर्फ जय जयकार हो, प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में किसानों में भयंकर आक्रोश है। पंजाब के किसानों में खास तौर पर आक्रोश है क्योंकि सैकड़ों किसान आंदोलन करते हुए मर गए। हजारों किसानों के ऊपर अभी भी पुलिस केस चल रहे हैं। और खीरी लखीमपुर के जो हत्यारे लोग हैं जिनको कि बाकायदा अब चार्जशीट में नामजद किया गया है, उनमें से उनका जो मुखिया, उसका पिता अभी भी मोदी की कैबिनेट का मिनिस्टर बना हुआ है, जिससे अभी तक मोदी ने इस्तीफा नहीं लिया है। किसानों को पूरा हक है यह कि वे मोदी को मीटिंग न करने दें, और मोदी को ही नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता को मीटिंग न करने दें। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो मेथड अपनाया है उसमें उन्होंने पूरे के पूरे लोकतंत्र को अपाहिज बना के रख दिया है। सारे मीडिया को परचेज किया हुआ है। मीडिया में कहीं कोई बोल नहीं सकता, कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता। और जो लोग प्रतिवाद करते हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत झूठे झूठे केस लगाए गए हैं और दूसरी धाराओं के तहत केस लगाए गए, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। ऐसे लोगों के ऊपर केस लगाए गए हैं जिन्होंने कभी कोई हिंसा नहीं की, कोई वारदात नहीं की, और ये केस 2-1 लोगों पर नहीं लगे। कई हजार लोग हैं जो कि अभी यूएपीए के तहत हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। और किसानों के ऊपर तो बेशुमार केस लगाए गए। नरेंद्र मोदी किस मुंह से जनता के बीच में जाना चाहते हैं, और खासतौर पर पंजाब की जनता के बीच में जाना चाहते हैं? जिन पंजाब के किसानों को नरेंद्र मोदी सरेआम, उनके प्रोपेगेंडा जो करने वाले लोग थे, सरेआम आतंकवादी कहकर अपमानित करते रहे। नरेंद्र मोदी ने एक भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया कि आप किसानों को आतंकवादी क्यों कह रहे हैं।
700 से अधिक किसान आंदोलन करते हुए पिछले 1 साल में मर गए, दिल्ली के बॉर्डर पर मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी के घर माफी मांगने नहीं गए, दुख व्यक्त करने नहीं गए। यहां तक कि संसद में भी नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव तक, एक शोक प्रस्ताव तक पेश नहीं किया। यह संसद क्या भाजपा की रखेल है कि संसद को जैसे चाहेंगे ये लोग चलाएंगे? संसद की मर्यादाएं हैं, संसद की जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जिम्मेदारी है। संसद को चलने नहीं दे रहे। संसद में जो लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष के, विपक्ष को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, विपक्ष को जनता के सवाल नहीं उठाने दे रहे। और वह नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जनता के बीच में जब वो जाते हैं और जनता प्रतिवाद करती है तो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता। बल्कि वास्तविकता में जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो और भी भयानक है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल के शासन में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है, उनकी जान के लिए खतरा पैदा कर दिया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक गरीब आदमी की भी जिंदगी महत्वपूर्ण है जिसका रोजगार चला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की आंखों में तो कोई आंसू नहीं दिखाई देते। राष्ट्रपति ने कभी चिंता व्यक्त नहीं की कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। राष्ट्रपति दुखी हैं। नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप नहीं लिया जिससे करोड़ों लोगों के जो परिवार बर्बाद हुए इस बीच में उनको बचाया जा सके। नरेंद्र मोदी की एक सामान्य मानसिकता रही है। वो मानसिकता क्या है कि नरेंद्र मोदी को भीड़ चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए हर चीज एक इवेंट है और वो हर चीज को प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और चौथी चीज जो नरेंद्र मोदी को चाहिए वह है झूठी प्रशंसा। और पांचवी चीज जो इस बीच में विकसित हुई है, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हर जगह शिलान्यास करने और हर जगह नई योजनाओं की शुरुआत करनी। अरे आप कोरोना में जिस समय महामारी फैली हुई है, लाखों लोग रोज के रोज बीमार पड़ रहे हैं, आप पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जनता के प्रति। चुनाव जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जनता की जान की कीमत पर चुनाव लड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदुस्तान की जनता को दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 60% से अधिक लोगों को 2 डोज नहीं लगे। सिर्फ 60% लोगों को 2 डोज लगे हैं। 40% जनता अभी भी बिना डोज के पड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया और आपके पास लोग नहीं है। आप सैन्य बलों को लगा सकते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन आप सैन्य बलों को टीकाकरण के लिए क्यों नहीं लगा सकते कि घर घर जाएं लोग और टीका लगाएं? घर घर जाए पुलिस और टीका लगाए। आप एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस भेज सकते हैं, आप एक आतंकवादी को मारने के लिए सेना भेज सकते हैं, लेकिन टीका लगाने के लिए आपके पास में सैन्य बलों के इस्तेमाल की समझ नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। थर्ड वेव हमारे शहर में, हमारे घरों में घुस चुकी है। बंगाल की रिपोर्ट है जो परसों के टेलीग्राफ में छपी है। एक साइंटिस्ट ने कहा है कि हर तीसरा व्यक्ति नई जो थर्ड वेव है उसका शिकार है। और जब वेव दस्तक दे रही है, मैं लगातार फेसबुक पर डिमांड करता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोरोना की थर्ड वेव को लेकर आई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद नहीं की। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप अखबार उठा के देखिए, आज जो अमृतसर में जहाज उतरा है उसमें 180 यात्रियों में से 100 यात्री कोरोना के नए वायरस के पेशेंट पाए गए।
तो आप तो पंजाब की जनता को महामारी के नरक में फेंकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे अफ्रीका के देशों ने अपने यहां विदेशी फ्लाइट बंद कर रखी हैं। सारे अफ्रीका के देशों से आने वाले जो यूरोप के देश हैं, उनके यहां फ्लाइट सारी बंद है, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट। हिंदुस्तान में फ्लाइट बंद नहीं हो रही। किसकी जिम्मेदारी है ये? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है या केंद्र की जिम्मेदारी है? हिंदुस्तान में एक सामान्य नागरिक के पास में एक क्रोसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में नहीं आती। वो लगातार जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें उनको जारी रखे हुए हैं और उनके जरिए लगातार हमारे बीच में पेशेंट आ रहे हैं और महानगर अब नरक बन चुके हैं। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? अगर एक आदमी की भी मौत हुई है, जो कि अभी हो चुकी है, नए जो ओमिक्रॉन से, नए वायरस से जो एक आदमी की मौत हुई है, कौन है उसका जिम्मेदार? नरेंद्र मोदी को अपनी जान की चिंता है, लेकिन गरीब मर रहा है, गरीब की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इसकी कोई चिंता नहीं है। जिस समय यह नया वायरस फैल रहा है, नरेंद्र मोदी की लगातार एक्टिविटीज, आप ऑनलाइन भी तो ये काम कर सकते हैं। आपको गैदरिंग चाहिए, आपको भीड़ चाहिए, और भीड़ में भी आपको सारे कानून तोड़ के आप भीड़ में जाएंगे। तो मैं एक बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की जान के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक सरकार में है, हिंदुस्तान की जनता की जान के लिए खतरा है। 4.5 लाख लोग मरे, 4.5 लाख से ज्यादा अधिक लोग कोरोना से मरे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि हम जो मतलब आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो मुआवजा देने की जो बात कही गई थी, हम उतना मुआवजा नहीं दे सकते, हम प्रति व्यक्ति सिर्फ 50,000 का मुआवजा दे सकते हैं। अभी तक 50% लोगों के पास में भी मुआवजा नहीं पहुंचा है। आपको शिलान्यास की फुर्सत है, आपको मंदिर बनाने की फुर्सत है, आपको गंगा में जलसा करने की फुर्सत है और दीपदान करने की फुर्सत है, लेकिन आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप किसी भी तरह से क्विकली जो लोग मर गए हैं उनके घर सहायता राशि पहुंचाई जाए। और इससे भी दुख की बात यह है कि हम जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको अब यह तबाही देखकर गुस्सा नहीं आता, सरकार के प्रति आक्रोश पैदा नहीं होता। आपके पड़ोस में आदमी बीमार है और वो बिना दवा के पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ कोरोना पीरियड में, आप जान लीजिए, 66,000 करोड़ रुपीस का बिजनेस दिया। पता किया जाना चाहिए कि कितना चंदा मिला भाजपा को इससे। 66,000 करोड़ रुपए का कोरोना में बिजनेस किया है तमाम किस्म की ड्रग्स और हॉस्पिटल कंपनियों ने। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को क्या चिंता है देश की? जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं यह बताना चाहता हूं कि खाली नरेंद्र मोदी ने 7 साल के शासन में एक शक्तिशाली आत्मनिर्भर भारत था, उसे अपंग और अधिकारहीन भारत में कन्वर्ट कर दिया है। मसलन नरेंद्र मोदी को आंकड़े में दिलचस्पी नहीं होती, नरेंद्र मोदी को सच को बताने में, सच को जानने में दिलचस्पी नहीं होती। और नरेंद्र मोदी ने यह आदत मध्य वर्ग के लोगों की बना दी है कि मध्य वर्ग के लोगों में भी सच को जानने की और सच को हजम करने की आदत अब नहीं होती। उन्हें व्हाट्सएप में जो फेक मैसेज मिलते हैं, फेक प्रोपेगेंडा मिलता है, उसमें वे व्यस्त रहते हैं। सवाल किया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से, यह सवाल किया जाना चाहिए कि पिछले 7 साल में बेरोजगारी बढ़ी या घटी?
हर मतदाता सवाल करे भाजपा के लोगों से। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा करके ये सरकार आई थी। लेकिन आज स्थिति इतनी बदतर है कि आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। यानी हर चौथा आदमी बेरोजगार है हिंदुस्तान में। ग्रामीणों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही। नरेंद्र मोदी का किसान प्रेम देखिए। ग्रामीणों को जो मनरेगा का जो स्थापित मानदंड था उसके हिसाब से भी उन्हें ना तो काम मिल रहा है ना पेमेंट मिल रहा है। और उसके वास्तविकता जाने हम लोग। हिंदुस्तान तो गरीबों का देश है ना, गांव का देश है। हिंदुस्तान गांव में रहता है, हिंदुस्तान महानगर में नहीं रहता। हिंदुस्तान को सिर्फ यह मध्य वर्ग के खाते पीते लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान के गरीब लोग, भूमिहर, खेतिहर मजदूर, किसान लोग। नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों के जरिए भारत के, ग्राम्य भारत के नागरिकों की दशा को किस तरह बदसूरत बना दिया है, उसका सिर्फ आपको आज सिर्फ लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा मैं। वास्तविकता यह है कि शहरों में रोजगार एकदम खत्म हो गए। अब शहरों में रोजगार नहीं है। शहरों में रोजगार तेजी से गिरे हैं, खत्म हुए हैं, और ये शहरों में रोजगार बढ़े नहीं हैं, लगातार घट रहे हैं। तो शहर में जो लोग काम कर रहे थे वे अपने गांव लौट गए, और इसका दुष्परिणाम यह निकला कि अचानक सन 2021 के पहले के 8 महीनों में, यानी अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक, हर महीने 1,12,00,000 लोग मनरेगा योजना के तहत जुड़े हैं। यानी मनरेगा के जरिए रोटी रोजी कमाने की गांव में 20% तक संख्या बढ़ गई है, और कोई काम ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि सन 2021 में 11 करोड़ 2 लाख लोग, यानी प्रतिमाह 93 लाख लोगों को प्रतिमाह मनरेगा में काम मिला। लेकिन जिस तेजी से गांव में लोग लौटे हैं शहर से, उसने स्थिति एकदम बदल दी, और 2022 तक आते आते अब स्थिति यह है कि प्रति माह 1,12,00,000 लोग, यानी तकरीबन 42% आबादी, गांव की 42% आबादी अभी मनरेगा पर निर्भर है। यह आत्मनिर्भर भारत है। अगर आप 2021 में 2020 के साथ तुलना करें तो आप पाएंगे कि गांव में 90% से अधिक नौकरी की मांग बढ़ी है मनरेगा में। वास्तविकता यह है कि सरकार जो मनरेगा में डिमांड बढ़ रही है लोगों की, उसके हिसाब से सभी को काम नहीं दे पा रही है। 90% लोग गांव में मनरेगा में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
सरकार खुद कह रही है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। ये 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दे रही है वो इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार की नीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं। लोगों की आमदनी सरकार ने छीन ली है, लोगों को दरिद्रता के एकदम जाल में फंसा दिया है। तो कायदे से गांव में 90% से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा में, लेकिन मिल कितने के लोगों को रहा है? सिर्फ 61% के करीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। नियम यह था, मनरेगा में नियम यह था कि एक परिवार को कम से कम 100 दिन काम मिलेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट सिर्फ 61 दिन ही काम दे पा रही है। स्थिति की भयानकता का अंदाज लगाइए आप। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मनरेगा के लिए 220 अरब रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं। पहले से जो आवंटित था पैसा, उससे काम नहीं चल रहा था, बल्कि 220 अरब रुपया अतिरिक्त आवंटित करना पड़ा। इसके बावजूद सिर्फ 61% लोगों तक मनरेगा की योजना पहुंची है। अभी भी 30% लोग एकदम महागरीबी में रह रहे हैं। और ये जो मनरेगा में जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें 12% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है। इस उम्र के 2019 में लोगों का प्रतिशत था 7.3%। एक जमाने में यह सोचा गया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, वे जो गांव में रहते हैं, उनको मनरेगा में काम देके गांव में रखा जाए। या जो मौसमी मजदूरी होती है कि भाई एक टाइम पर उसमें वहां उनको काम नहीं मिलता, उस समय उनको वहां मजदूरी का जरिया देने के लिए ये मनरेगा की स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन आज स्थिति है कि जो नौजवान हैं, वे नौजवान अब मनरेगा में काम कर रहे हैं। ये बूढ़ों के लिए, वयस्कों, अति वयस्कों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो एक नया भारत, ऐसा भारत बनाया जा रहा है जिसमें कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं है, मनरेगा में भी कोई काम नहीं है। मैं भी आपके सामने वो डाटा भी रखूंगा मैं, और ये मेरा डाटा नहीं है, ये सरकारी ऑफिशियल डाटा है जिसको कि खोलकर नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते। पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि मनरेगा में कम से कम प्रति परिवार को कम से कम 100 दिन का काम मिलता था साल में। लेकिन अब पूरे साल में सिर्फ 46 डेज काम मिलता है। यानी महीने में औसत 4 दिन की दिहाड़ी मनरेगा मजदूर को मिल पाती है। कोविड आने के पहले यह स्थिति थी कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों को सिर्फ 50 दिन का काम मिलता था साल भर में, जबकि नियम यह था कि 100 दिन कम से कम काम देंगे आप। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मनरेगा में भीतर घात करके पूरी की पूरी योजना को ध्वस्त किया। मनरेगा की योजना का संसद में मखौल उड़ाया। और आज स्थिति यह है कि बूढ़ों की तो बात छोड़िए, नौजवानों की बात छोड़िए, पूरे भारत में मनरेगा में सिर्फ साल में 46 दिन लोगों को काम मिलता है। 46 दिन का मतलब यह है महीने में सिर्फ 4 दिन। मनरेगा की मजदूरी है 2 से 10 रुपए। एक गरीब आदमी बतर्ज नरेंद्र मोदी गांव में 840 रुपए सिर्फ कमाता है। शर्म आनी चाहिए। 840 रुपए में वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या कमाएगा, क्या खर्च करेगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं एक बार फेसबुक लाइव में आपसे शेयर कर चुका हूं, जो लोग मनरेगा में काम पा रहे हैं उनके
उनको काम तब मिलता है जब वे दलालों को कमीशन देते हैं। हर दलाल मनरेगा मजदूर से प्रतिदिन के हिसाब से कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया कमीशन खा रहा है। तो किसी भी मजदूर के हाथ में 150 रुपए से अधिक मजदूरी नहीं पहुंच रही। इसका मतलब है कि महीने में सिर्फ वह 600 रुपए कमाता है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि हिंदुस्तान के सामने कहें कि नरेंद्र मोदी के शासन में मनरेगा में सिर्फ महीने में 4 दिन काम मिलते हैं किसानों को। क्यों नहीं किसान प्रतिवाद करेंगे? क्यों नहीं सड़कों पर निकलेंगे? मेरा तो मानना यह है कि मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी के लोगों को कहीं भी गांव में किसानों को घुसने नहीं देना चाहिए, उनको मीटिंग नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के रोजी रोटी पर आघात किया है, उनकी रोजी रोटी छीनी है। स्थिति यह थी कि कोविड के पहले जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 50 दिन काम मिलता था, जो घट के अब 46 दिन रह गया है साल भर में। और यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में साल में मुश्किल से 39 या 40 दिन काम मिलता है। कहने का मतलब यह भी है कि मनरेगा कोई स्थायी रोजगार नहीं है, यह तो अस्थायी रोजगार है। तो अस्थायी रोजगार की जब हालत यह है कि आपको साल भर में मुश्किल से 39 या 40 दिन का काम, उत्तर प्रदेश महान प्रदेश, दमदार शासन, ईमानदार शासक, और मनरेगा के मजदूरों को सिर्फ साल में 39 दिन और 40 दिन काम। तो वे जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, जो हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को प्रतिवाद करने का पूरा हक है, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। आप मनरेगा की योजना को उन तक पहुंचाने में असफल रहे, मनरेगा के लिए धन आवंटित करने में असफल रहे। नरेंद्र मोदी हथियार खरीदने पर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा पर पैसे नहीं खर्च कर रहे। नरेंद्र मोदी ने अगर हथियार न खरीद के देश के लिए मनरेगा में पैसा खर्च किया होता, और जैसा कि बाकी लोगों ने कहा, पहले मांग की गई कि कोविड के आने के बाद लगातार लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे चौपट हुए, तो यह कहा गया कि प्रति परिवार को 10,000 रुपए की मासिक मदद दी जानी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो यह बात नहीं मानी। तो आज स्थिति क्या है कि दुनिया में सबसे नीचे की सीढ़ी पर भारत गरीबी में खिसक के नीचे चला गया है। तकरीबन 22 करोड़ से अधिक लोग अत्यंत गरीबी में धकेल कर फेंक दिए गए हैं। कोविड के दौरान अमेरिका में तो गरीबी नहीं आई, ब्रिटेन में गरीबी नहीं आई, जर्मनी में गरीबी नहीं आई, जापान में गरीबी नहीं आई, चाइना में गरीबी नहीं आई, क्योंकि वहां की सरकारों ने प्रत्येक नागरिक को पैसे दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अमेरिका में कोविड से लाखों लोग मरे, लेकिन अमेरिका की परिवारों की जो आर्थिक अवस्था थी वह खराब नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति पैसे दिए। एक अन्य चीज है, और बहुत ही दिलचस्प चीज है ये, कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ लोगों के पास में पैसे नहीं है, कंगाली बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट ऊंचाई पर है। और शेयर मार्केट में जो ऊंचाई पर जो शेयर मार्केट है, उसका एक बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी ने कंपनियों के लिए फ्री तरह तरह की सुविधाएं दी हुई हैं। और उनमें सबसे बड़ी सुविधा है वो ये कि उनके करों में रियायत दी है। हम मध्यवर्ग के लोग जो टैक्स पेयर हैं, हर महीने टैक्स देते हैं, उन मध्यवर्ग के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई रियायत नहीं दी।
तो शेयर बाजार में जो सूचीबद्ध कंपनियां थी उनके मुनाफे में रिकॉर्ड 57.6% का उछाल आया। यानी शेयर मार्केट के में जो पैसा लगा हुआ था उसकी जो लागत कॉस्ट जो आंकी गई वो ये 5.31 लाख करोड़ रुपए, यानी जीडीपी के अनुपात में शेयर मार्केट में 2.63% की बढ़ोतरी हुई। यह 10 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तो ये जो मध्यवर्ग के लोग जो शेयर मार्केट खेलते हैं वे लोग तो एकदम चंगे हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जो है वो सोने की खान है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जो लगातार गरीबी के रेखा के नीचे खदेड़ कर फेंके जा रहे हैं, उनकी आमदनी घटी है, उनकी आमदनी खत्म हुई है। और वहीं इन कंपनियों की जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, इन कंपनियों की आमदनी में 80% से अधिक का इजाफा हुआ है। इन कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन 10.35% बढ़ा है, जो कि रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतना मुनाफा इन कंपनियों का नहीं बढ़ा था। अब आप सोचिए, कंपनियों का मुनाफा जंप कर रहा है, शेयर मार्केट जंप कर रहा है, और प्रति परिवार भारत में जो आमदनी है वो नीचे जा रही है। इस दौरान ऑफिशियली 1,26,00,000 लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। और लेबर पार्टिसिपेशन दर जो है वो 40% से नीचे चली गई है। यानी लाखों लोग रोजगार से खदेड़ के बाहर बेरोजगार बना दिए गए। सीएसओ के अनुसार 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। कंपनियों के मालिकों की आमदनी बढ़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी एवं वेतन कटौती के कारण आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। और ये आंकड़े किसके हैं? ये आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च सेल के हैं। और जैसा कि मैं शुरू में कहा था कि कोविड के उपचार के कारण, कोविड के उपचार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के उपचार की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोविड के उपचार का एक भी पैसा सरकार ने अपने खाते से खर्च नहीं किया जनता के ऊपर। उल्टे हिंदुस्तान की जनता का 66,000 करोड़ रुपया कोविड के उपचार पर खर्च हुआ। इसका फायदा किसे हुआ? इसका फायदा हुआ बहुराष्ट्रीय ड्रग्स कंपनियों को। इसका फायदा हुआ जो अस्पताल उद्योग चलाने वाले जो माफिया हैं उनको। यानी एक सामान्य नागरिक का पहले हेल्थ पर खर्चा होता था 5%, इस दौरान बढ़ के वो हो गया है 11%। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद आम आदमी की हेल्थ की प्रॉब्लम और उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने कोई मदद नहीं की, सिवाय इसके कि वो तमाम जो स्कीम चालू की हुई हैं प्रोपेगेंडा के लिए, बीमा स्कीम, जिनमें आप पैसा देते रहते हैं या सरकार आपके नाम से पैसा देती रहती है और उन पैसे को कंपनियां खाती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार ने जो नौकरी पेशा लोग थे उनको इनकम टैक्स में कोई रियायत नहीं दी, उनसे जम के टैक्स वसूली की गई, लेकिन कंपनियों को विभिन्न किस्म के टैक्स में रियायत दी गई, जिससे कि मार्केट में जो शेयर मार्केट में जो आपको रोमांटिसिज्म दिखाई देता है, उछाल दिखाई देता है, वो उछाल पैदा हुआ। तो एक तरफ इन कंपनियों ने, जिनका के अब शेयर मार्केट में उछाल दिखाई दे रहा है, इन कंपनियों को करों में रियायत दी गई, इन कंपनियों ने अपने खर्चों में कमी की, बड़े पैमाने पर छटनी की,
और मंदी के कारण इन कंपनियों की कमोडिटी की लागत कम हुई, उस पर बचत हुई। इसलिए शेयर मार्केट में जश्न का माहौल है। शेयर मार्केट में इसलिए जश्न का माहौल नहीं है कि हिंदुस्तान में पूंजी निवेश हो रहा है, हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जी नहीं। एक और चीज है, 15 क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनकी जो लिस्टेड 1000 कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी उन कंपनियों में से 2021 में उन कंपनियों पर, विभिन्न कंपनियों पर कर्ज हैं बैंकों के, तो उन कंपनियों ने अपने बैंक के तकरीबन 1.7 लाख करोड़ के कर्ज बैंकों को अदा किए। इनमें तेल कंपनियां शामिल हैं, इनमें स्टील की कंपनियां शामिल हैं, इनमें उर्वरक की कंपनियां शामिल हैं, इनमें कपड़ा की कंपनियां शामिल हैं, इसमें खनन से जुड़ी हुई कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर बैंकों के कर्ज चुकाए। दिलचस्प बात यह कि ये कर्ज चुकाने तो गई, लेकिन ये निवेश करने नहीं गई। सवाल किया जाना चाहिए कि निवेश क्यों नहीं किया इन्होंने। अगर निवेश किया होता तो रोजगार में बढ़ोतरी होती, लेकिन रोजगारों में बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी कंपनियों के ऊपर जो कर्ज था 30% करीब, उसमें 17% की इस दौरान कमी आई। तो कंपनियों के कर्ज घट गए, कंपनियों के खर्चे घट गए, कंपनियों के टैक्स घट गए, कंपनियों का मुनाफा ऊपर चला गया। कंपनियों ने छटनी करके अपने यहां से लोग, करोड़ों लाखों लोग निकाल दिए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी के ऊपर कर्ज बढ़ गया। आखिरी पहलू है ये जिसको कि मैं मेंशन करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ा है। मसलन सन 2010 से सन 2019 के बीच में परिवारों के ऊपर कुल कर्ज, उनकी खर्च योग्य जो उनके पास में आमदनी होती थी, उसमें 30% हुआ करता था, जो बढ़ के 45% हो गया। और ये जो कोविड के दौरान जो तबाही मची, और कोविड के दौरान जो तमाम किस्म के जो नए संकट पैदा हुए विभिन्न परिवारों में, तो कोविड के दौरान परिवारों का कर्जा 37.3% हो गया, जो कि इससे पिछले साल सिर्फ 32.5% था। यानी अब सामान्य नागरिक कर्जे में डूबा हुआ है और कर्जा महंगा है उसके लिए, और लाइफ उसकी जोखिम भरी है। बीते साल यानी 2021 में की चौथी तिमाही तक गैर आवासीय कर्ज में 11.8% की बढ़ोतरी हुई। और जो गोल्ड लोन लेती हैं, सोना गिरवी रख के जो लोग लोन लेते हैं, जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं, उन गोल्ड लोन कंपनियों ने पिछले दिनों 1900 करोड़ रुपए के जेवरात जो उनके यहां रखे हुए थे, जो कि लोग छुड़ा नहीं पाए, वे जेवरात नीलामी करके बेचे। तो नरेंद्र मोदी के जमाने की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? आम आदमी की गरीबी बढ़ी है, मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़े हैं, कंपनियों के टैक्स घटे हैं, किसानों की पामाली बढ़ी है, रोजगार खत्म हुआ है। एक आंकड़ा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जिससे कि सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जनता के साथ नहीं है।
सन 2010 में केंद्र सरकार के पास में कंपनियों से 40 रुपए राजस्व के रूप में आते थे और आम लोगों से 60 रुपए आते थे। लेकिन 2020 में कंपनियों से मात्र 25 रुपया राजस्व के रूप में आया और आम परिवार से 75 रुपया टैक्स के रूप में वसूला गया। नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास के लोगों को, जो टैक्स पेयर हैं हमारे जैसे लोग, उनको कोई टैक्स में रियायत नहीं दी एक पैसे की। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपीस की जो है रियायतें दी। इसके विपरीत 2010 से लेकर 2020 के बीच में भारतीय परिवारों पर टैक्स यानी इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह मिला के इनकम टैक्स का बोझ, जीएसटी का बोझ बढ़ के 60 से, पहले 60% था, 60 से बढ़कर 75% हो गया। यानी अभी भारत सरकार जो 100 रुपया टैक्स कलेक्शन करती है उसमें सिर्फ 25 रुपया कॉर्पोरेट हाउसेस से, कंपनियों से लेती है और 75 रुपया आम नागरिकों से टैक्स के तौर पर वसूल करती है। और यह वह स्थिति है जिसने कि एक आत्मनिर्भर भारत को एक गरीब भारत में, एक अपाहिज भारत में कन्वर्ट कर दिया। और यह नरेंद्र मोदी के खाते में दर्ज की जानी चाहिए चीज। प्रत्येक नागरिक को जब बीजेपी के लोग उनके घर वोट मांगने आए तो उनसे पूछना चाहिए, भारत का कोई परिवार नहीं है, चाहे मध्य वर्ग के लोग हों, चाहे निम्न मध्य वर्ग के लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, प्रत्येक व्यक्ति की पिछले 7 साल में आमदनी घटी है, घर में संचित जमा पूंजी घटी है और नष्ट हुई है। जो राष्ट्रीय आय में जो गिरावट आई है उसमें 80% नुकसान जो है वो भारत के परिवारों का हुआ है। छोटी कंपनियों का नुकसान हुआ जिनमें 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग काम करते थे, ऐसी लाखों कंपनियां बंद हो गई। अब आप इसके विपरीत देखिए, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपसे, जर्मनी में, यूरोप के देशों में परिवार के लोगों की आमदनी में, प्रति परिवार की आमदनी में गिरावट नहीं आई। हमारे यहां 8,500 रुपए की गिरावट आई। तो मोदी का लक्ष्य क्या है? जनता विरोध करेगी, जनता को विरोध करना चाहिए, एकजुट होकर हर स्तर पर विरोध करना चाहिए। मोदी का नारा है कंपनियां कमाएं और मौज बनाएं और गरीब लोग गवाएं और कर्ज में अपनी गर्दन फंसाएं। तो जाहिर है हिंदुस्तान का गरीब जवाब तो मांगेगा आपसे। हिंदुस्तान का किसान, गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, वो आपको घेरेगा। उसका यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो आपको मीटिंग न करने दे, आप जवाब दें कि उसकी आमदनी कहां गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी के 7 साल के शासन में भारत का आर्थिक विखंडन हुआ है, आर्थिक विध्वंस हुआ है और भारत जो आत्मनिर्भर भारत था वह अपंग भारत में कन्वर्ट हुआ है। और यह सबसे खतरनाक और दुखदाई चीज है। आप तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी जब तक शासन में रहेंगे और आपका नरेंद्र मोदी के प्रति जब तक प्रेम रहेगा, आप अपाहिज बनने के लिए अभिशप्त हैं। नरेंद्र मोदी ने ठीक वैसी स्थिति पैदा की है कि नरेंद्र मोदी के प्रति घर घर प्रतिवाद पैदा किया जाना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियों से हर घर तबाह हुआ है और नरेंद्र मोदी ने 2 ही ऑप्शन छोड़े हैं, या तो अपना शरीर बेचो, औरतों के लिए एक ही ऑप्शन छोड़ा है कि वो अपना शरीर बेचें, या वो बलात्कार की शिकार हो, या वो रोजगार न करें, या फिर वो वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में जाएं। नौजवानों के सामने उन्होंने एक ही ऑप्शन छोड़ा है कि वे अपराध करें, पढ़ने लिखने न जाएं।
उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस रोजगार की कोई स्कीम लॉन्च नहीं की। आश्चर्य की बात है, जो नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, अयोध्या के लिए स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, काशी के लिए स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, सारनाथ मंदिर के लिए स्कीम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई स्कीम उन्होंने लॉन्च नहीं की। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। भाजपा ने यह वायदा किया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक जो वैकेंट पोस्ट है वो 6 महीने के अंदर भरी जाएंगी। आप याद कीजिए 2019 को कई हजार पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। तमाम विश्वविद्यालय में 60% से अधिक पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। और आप मस्त हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य वर्ग के नाते यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक शिक्षित वर्ग के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी निष्क्रियता से बाहर निकलें। नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सवाल करना सीखें, और नरेंद्र मोदी का ये जो फेक प्रोपेगेंडा है, अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था तो नरेंद्र मोदी को तत्काल अमित शाह को गृह मंत्री के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से गृह मंत्रालय की देखरेख में होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी में साहस नहीं है कि वो अमित शाह पे हाथ डाल दें। अंत में यह आपकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र आपके हाथ में है, हिंदुस्तान के सामान्य नागरिकों के हाथ में है। आप लोकतंत्र को बचा सकते हैं, बशर्ते कि आप नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। बेरोजगारी के बारे में तो ये मनरेगा तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है। वो बात मैंने इसलिए की क्योंकि फेसबुक पर जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनका कंसर्न ही नहीं है, गांव के गरीब लोग, खेतिहर लोग, एक कंसर्न ही नहीं है। लेकिन हमारा तो कंसर्न है। एकमात्र क्षेत्र था गांव किसानी, जो के मनरेगा के बावजूद जहां उत्पादन गिरा नहीं बल्कि बढ़ा। बाकी उद्योग धंधों में सब में उत्पादन गिरा, और वहां जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहां जो परिवार रहते हैं गांव में, वे आज बदहाली के कगार पर ढकेल दिए गए। 80 करोड़ से अधिक लोग कंगाली के दायरे में खदेड़ के वापस भेज दिए गए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी सिपह सालार हैं, वे जब भी आपके बीच में आए, आप जम के प्रतिवाद कीजिए, सवाल कीजिए, उनको घेरिए और उनको इलेक्शन में आइसोलेट कीजिए, हराइए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।